कुछ देखने के लिए आ रहा है कि कब मैं घोड़ा, आज वो चुराने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके मन में तो वही भाव है कि मुझे डाकू होते हुए मैं चुरा सकता हूँ। और इसलिए उसने बाबा भारती को कहा कि मुझे आपके घोड़े की चाह खींच लाई है। बाबा भारती ने सोचा कि ये मेरा घोड़ा देखने आया है। बाबा भारती को ये नहीं पता था कि डाकू खड़क सिंह मेरा घोड़ा चुरा करके ले जाएगा। इसीलिए बाबा भारती जो है वो अपने घोड़े की प्रशंसा सुन करके बहुत ही खुश होता है। वैसे भी अपनी चीज़ की या अपने पुत्र जैसे और अपने प्रेमी की तरह वो उसको रखते थे, इसलिए उसकी जो सुंदरता का वर्णन है वो बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को कहते, देखो ये मेरा घोड़ा है। वो अस्तबल के अंदर ले जाते हैं, घोड़े की पीठ पर हाथ सहलाते। डाकू खड़क सिंह चकित हो जाता है, वास्तव में घोड़ा बड़ा अच्छा है। तब डाकू के मन में वो भाव आता है और एक शब्द डाकू जो है वो कहता है, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती को, कि बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। इस बात को लेकर के इस वाक्य से प्रथम भाग में वो जो बात है कहानी की, कहानी का विकास, अब कहानी जो है वो अपना विकास का मोड़ ले रही है। माना कहानी का प्रथम भाग यहाँ तक है, चाल की बात यहाँ रख करके लेखक जो है कहानी को आगे ले जाते हैं। तो दूसरे भाग के अंदर, दूसरे भाग में हम देखते हैं कि डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती को कहा फिर कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बस इतना कहा और बाबा जी डर गए, क्योंकि बाबा को ऐसा लगा कि ये तो डाकू है और सचमुच इसको घोड़ा भाग गया है, और इसीलिए उनकी नींद उड़ गई। जब चाल न देखी तो क्या देखा करके जब बाबा भारती उसको घोड़े पर बैठ करके उसको थोड़ा सा दूर तक ले जा करके उसकी चाल भी दिखा देते हैं, और उस चाल को देख करके डाकू खड़क सिंह का मन जो है वो ऐसा हो जाता है कि मुझे बस इस घोड़े को चुराना है। और वो कह भी देता है कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती को इतना वाक्य सुनते ही वो डर गए और उनकी नींद उड़ गई। कई महीने तक बाबा भारती के मन में वो भाव रहा कि रोज डाकू खड़क सिंह आएगा और मेरा घोड़ा लेकर के चला जाएगा। कई मास तक वो रखवाली करते रहे, परंतु डाकू खड़क सिंह नहीं आया। जब नहीं आता है कोई व्यक्ति तो बाबा जी लापरवाह हो गए, और लापरवाह होकर के वो चैन की नींद सो गए। बाबा भारती भी कई दिनों तक वो भूल गए कि डाकू खड़क सिंह ने मुझे कहा था कि मैं आपके पास ये घोड़ा न रहने दूंगा। परंतु एक दिन संध्या का समय हुआ और बाबा भारती जैसे अपना रूटीन होता है उस रूटीन में लेकर के घोड़े को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में जा रहे थे, तब एक अपाहिज उनको रास्ते में मिलता है और कहते हैं, बाबा जी आप मेरी बात सुनो। तो बाबा जी ने कहा क्या है? तो कहा मुझे यहाँ से दूर जाना है, मैं कंगले की बात सुनते जाना। और अपाहिज जो है वो उसको देख करके बाबा भारती को बहुत ही दया आ गई और उसने कहा कहाँ जाना है? तो कहा यहाँ से 200 मील दूर है, मुझे अपने एक वैद्य के पास जाना है, तो मुझे प्लीज़ अपने घोड़े पर बिठा लीजिए। बाबा भारती जैसे ही अपाहिज को घोड़े पर बिठाते, बाबा भारती को पता नहीं था कि ये अपाहिज कौन है। ये अपाहिज वही डाकू खड़क सिंह था। और जैसे ही घोड़े पर वो बैठा और डाकू खड़क सिंह ने, अपाहिज था वो सीधा तन के हो गया और बाबा भारती का घोड़ा लेकर के भागने लगा। और जैसे ही बाबा भारती का घोड़ा लेकर के भागने लगा तो बाबा भारती ने कहा ठहरो। ये ठहरो करके उन्होंने कहा मेरी बात सुनते जाओ। डाकू खड़क सिंह ने कहा बाबा जी ये घोड़ा तो अब मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। उस बात को, क्या बात है? डाकू खड़क सिंह वहाँ खड़ा रहता है। बाबा भारती ने उनको कहा कि इस घटना, ये जो घटना हुई कि एक अपाहिज घोड़े पर बैठ करके डाकू खड़क सिंह जो है अपाहिज बन करके आता है और घोड़े को उड़ा करके ले जाता है, तब उन्होंने कहा कि इस घटना को किसी के आगे जाहिर न करना। तो कहा क्यों? तो कहा कि अगर इस घटना का पता किसी को लग जाएगा तो उस घटना का पता लगने पर कभी कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। और उस तरह से इतना प्रेम करने के बावजूद बाबा भारती संत प्रवृत्ति के होने के कारण मुंह फेर लेते हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि इस घटना को किसी के आगे तुम जाहिर न करना, नहीं तो
कभी कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। इस वाक्य को लेकर के डाकू खड़क सिंह सोच में पड़ गया और बाबा भारती अपने घर चले गए। पूरी रात डाकू खड़क सिंह ने सोचा कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि कभी कोई गरीब पर विश्वास न करेंगे। यहाँ पर लेखक ने बहुत सुंदर बात बताई कि बाबा भारती ने उन्होंने मनुष्य होकर के निज की हानि को माना हार गए। यहाँ बाबा भारती हार गए, लेकिन निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य को लेकर के बहुत सुंदर वहाँ पर दूसरा भाग छूट जाता है। अब तीसरी बात उन्होंने जो कहा कि बाबा भारती ने कि मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने न कहना, लोगों को यदि इस घटना का पता लगा तो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तीसरे भाग में रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े वापस आता है। सुल्तान को उसके स्थान पर बांध देता है। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रातः जब बाबा उठे तो बाबा भारती ने घोड़े को अस्तबल में देखा तो वो बिल्कुल ऐसे लिपट कर रोने लगे और उनको पता चल गया। और बाबा भारती ने कहा अब कोई गरीब पर अविश्वास नहीं करेगा। और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि जो हार है, हारते हुए भी कहानी में बाबा भारती की जीत हो जाती है, क्योंकि अपने पुत्र की समान वो लिपट कर रोने लगे। जैसे कोई बेटा बहुत बिछड़ा हुआ वापस आता है और लिपट करके बाबा भारती घोड़े के साथ ऐसे रोने लगे और कहा कि अब सारी दुनिया गरीबों पर विश्वास करेगी। और वहाँ पर बाबा भारती के आंसू गिरे। लेखक वर्णन करते हैं कि वहीं पर बाबा भारती के आंसू गिरे जहाँ बैठकर खड़क सिंह के आंसू गिरे थे, उस जमीन पर जहाँ बैठकर खड़क सिंह रोया था। तो इस कहानी से यहाँ से कहानी का अंत होता है। तो ये एक ऐसी चिंतन प्रधान कहानी है। बहुत सुंदर कहानी का सार जो है वो बताया है। लेकिन जब कोई कहानी सफल कब होती है? जब हम कहते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर, वैसे तो कहानी की यहाँ एक घटना है और उस घटना को लेकर के समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और लोग जो हम सोचते हैं, ऐसे विचारों वाले लोग भी समाज में आज है कि डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो बाबा भारती ने यहाँ सच्चे प्रेम के साथ डाकू खड़क सिंह जैसे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। तो प्रेम और त्याग को लेकर के हृदय परिवर्तन की बात जो आदर्शवादी भाव है, उस भाव को यहाँ पर हार की जीत में लेखक ने बताया है। कहानीकार सुदर्शन जी ने बहुत सुंदर बात इसमें बताई है कि एक मनुष्य होता है, वो अपने मनुष्य के जो स्वभाव है, उसकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसके जो आंतरिक गुण है, उन गुणों को यदि चिंतन से व्यक्ति बाहर निकाले तो उत्तम मनुष्य निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर करना, माना मानवीय मूल्य जो हमारे हैं जीवन की, उन मानवीय मूल्यों को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। इसलिए इसको हम चिंतन प्रधान घटना है, घोड़ा चुराने वाली घटना और उस घटना के बाद घोड़े को वापस डाकू का रखना, ये सारी बातें यहाँ पर इस तरह से वर्णन की गई है कि कोई भी पाठक इस कहानी को पढ़ करके इस कहानी की सुंदरता पर और इस कहानी की सफलता पर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। हम देखते हैं यहाँ कहानी के तत्व तो वैसे हमने समीक्षा के रूप में बनाए हैं। पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि कहानी के 6 तत्व हम आमतौर पर देखते हैं। कहानी के 6 तत्व है। तो 6 तत्वों में सबसे पहला तत्व आता है कि कहानी जो है भावात्मक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। भावात्मक रूप से इसलिए कि सुल्तान के साथ हार की जीत में एक संत व्यक्ति अपनी सारी भावनाओं को, क्योंकि वो मनुष्य है, तो मनुष्य है इसलिए सारी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इसीलिए ये मनुष्यता के उच्च आदर्शों की इसमें एक झलक बताई है। यहाँ साधु की साधुता प्रकट होती है। तो पहला तत्व है कथा तत्व, क्योंकि कोई भी कहानी होती है वो कथानक के बिना अधूरी होती है। कथानक का होना जरूरी है। कथानक को विषय वस्तु भी कहते हैं। कथानक कहानी का आधार होता है। यहाँ हमने बहुत सारी बातें यहाँ आपको नहीं बताए हैं, लेकिन
छात्र को इन बातों को भी पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं तो इस कथानक के विषय वस्तु के तत्व को लेकर के बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सुंदर रूप में बताने की कोशिश की है कि कहानी जो है वो उसमें कथा मुख्य होती है और कथा के प्रारंभ से अंत तक कथा का होना वो कहानी का विकास की ओर जाती है और यही समाज या मानव जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है, क्योंकि कथा के माध्यम से समाज या मनुष्य के जीवन, मनुष्य के भाव, मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं उसको प्रकट करने का कार्य कथा का होता है। यहाँ पर बाबा भारती के माध्यम से लेखक ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। बाबा भारती एक पिता की तरह घोड़े से प्रेम करते हैं, यह मनुष्यता का भाव है, परंतु इसका सुंदर वर्णन लेखक ने किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। डाकू खड़क सिंह से आने से पहले जो कहानी का प्रारंभ है, तो प्रारंभ में ही घोड़े से प्रेम का वर्णन किया है। ये सुंदर वर्णन यहाँ पर घोड़ा छल से चोरी करने पर भी अपनी त्याग की भावना को लेखक ने बताया है कि त्याग कर दिया घोड़े से इतना प्रेम करते हुए। आमतौर पर किसी चीज़ पर प्रेम होने पर हम किसी को देते नहीं हैं उस चीज़ को, लेकिन यहाँ साधुता को बताने के लिए भी प्रेम और त्याग की भावना जो है वो लेखक की पैदा होती है। और अंत तो इतना सुंदर है और शिक्षाप्रद है कि डाकू होते हुए भी डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये कथा का मूल भाव है। कथा 3 भागों में हमने आपको सारांश में बताया है, परंतु कथा तत्व जो होता है वो तत्व ये है कि कथा के माध्यम से समाज जीवन के आदर्शों को बताने का कार्य लेखक का है। दूसरा तत्व आता है पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी का विकास पात्रों के माध्यम से होता है। इस कहानी में 2 पात्र हैं, बाबा भारती और खड़क सिंह। तीसरा पात्र वैसे हम सुल्तान को कह सकते हैं, पर सुल्तान एक क्योंकि पशु है, घोड़ा है और उसके कोई ना इसमें संवाद है, परंतु बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच का जो माध्यम है वो सुल्तान है। दोनों के बीच ये बड़ी कुशलता से दोनों के बीच के संबंधों की बात, यहाँ दोनों के चरित्र की बात, बाबा भारती की और डाकू खड़क सिंह के चरित्र की बात अंकित की गई है। पात्रों के जो आघात प्रतिघात है उसका चित्रण भी बड़ी स्वाभाविकता से किया गया है। बाबा भारती साधु थे, उनके हृदय में प्रत्येक जीव के प्रति दया और सहानुभूति थी, और खड़क सिंह ने धोखा देकर घोड़ा छीन लिया। उस समय जब घोड़ा छीन लिया तब बाबा भारती का जो चरित्र है वो विकास की चरम सीमा पर है। उन्होंने ये कहा कि इस घटना को किसी के आगे प्रकट न करना। इस बात को लेकर के और डाकू खड़क सिंह ने इसकी चाल न देखी तो क्या देखा कह करके घोड़ा चुराने वाली बात, लेकिन बाद में अंत में कहानी के अंत में डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन, घोड़े को वापस अस्तबल में एज इट इज़ बांध के रख देना, और सुबह जब उठे तब बाबा भारती को अपना घोड़ा वापस मिल जाता है। तो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह विपरीत पात्र होते हुए भी दोनों पात्रों के बीच में जो आदर्शवाद को लेकर के समानता बताने की कोशिश यहाँ पर लेखक ने की है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से चरित्रों का वर्णन है। डाकू है, इसीलिए उसने कहा कि मैं आपको ये घोड़ा वापस न दूंगा या इस घोड़े को मैं आपके पास न रहने दूंगा। ऐसा एक धक से कहने वाला पात्र वो डाकू ही हो सकता है। तो उसका भी वर्णन, जो उसके चरित्र का उद्घाटन भी लेखक ने किया है, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से। और ऐसे चरित्र पात्र जो है वो कथा के विकास को चरम सीमा तक ले जाते हैं और कथा को इस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो पात्रों का भी इसमें संयम से काम लिया है लेखक ने। तीसरा आता है कथोपकथन या संवाद तत्व, जिसको हम कहते हैं कि एक कहानी में बहुत लंबे लंबे संवाद नहीं होते हैं, क्योंकि कहानी शॉर्ट स्टोरी है, छोटी है, इसीलिए इसमें कथोपकथन या संवाद छोटे होने चाहिए। पात्रों के आपसी वार्तालाप को संवाद कहते हैं, और पात्रों के कथोपकथन द्वारा व्यक्ति के या जो चरित्र है, पात्र हैं, उनके गुण और दोष प्रकट होते हैं। जैसे इस घटना को किसी के आगे प्रकट न करना, बाबा भारती कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया इस घटना के बारे में तो कभी किसी गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के चरित्र का गुण
यहाँ पर प्रकट किया है। परंतु दोष ये है, बाबा भारती के पास खड़क सिंह कहते हैं कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, और अपाहिज झूठ बोल करके वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। अपाहिज का जो पात्र है उसने अपाहिज का एक चोला धारण किया, और बाद में इस कथोपकथन को लेकर, संवाद को लेकर के दोनों चरित्रों का जो उद्घाटन किया हुआ है बहुत ही सुंदर है, और ये देश काल और वातावरण के आधार पर उनका ही बोध कराता है। इस कहानी में कथोपकथन कम है, वर्णनात्मकता अधिक है, परंतु छोटे छोटे संवाद यहाँ रखे गए। जैसे बाबा भारती के पास आता है डाकू खड़क सिंह, तो बाबा भारती पूछते हैं, कहो इधर कैसे आ गए? तो बाबा भारती को कहते हैं, सुल्तान की चाह खींच लाई। फिर पूछते हैं, बड़ा सुंदर है? बाबा भारती कहते हैं, मेरा घोड़ा बड़ा सुंदर है, देखोगे तो इसकी चाल के तो क्या कहने। तो डाकू खड़क सिंह कहता है, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। इस प्रकार के संवादों का निरूपण इस कहानी में किया गया है। संवाद कम है, वर्णन अधिक है, फिर भी संवाद है। परिवेश इसका एक और तत्व है। कहानी के तत्वों में वातावरण के कारण ही पाठक का मन कहानी में रमता है, क्योंकि एक घटना है तो उस घटना जिस वातावरण में घटित होती है, देश काल का वर्णन यहाँ पर इस कहानी में चूँकि आदर्शवाद को लेकर के और चिंतन को लेकर के लेखक ने बताने की कोशिश की है, कहानी को प्रकट करने की कोशिश की है, इसीलिए लेखक ने अलंकारिकता का वर्णन किया है। जैसे रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था, आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंकते थे। कहने का भाव एक वातावरण खड़ा किया, परिवेश, कि भाई वहाँ पर खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फिर फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। मना फाटक इस तरह से खुला था, बाबा भारती के पास से घोड़ा ले लिया। उन्होंने कहा कि घोड़ा लेकर के, जब वो बाबा भारती ने कहा तो बाबा भारती की बात को लेकर के डाकू खड़क सिंह के दिल को वो बात इतनी लग गई कि उसने वापस घोड़ा रखने के लिए पहुंचा। तो वो अलंकारिक पूरा एक परिवेश खड़ा करता है कि रात्रि के समय में ही वो घोड़ा, क्योंकि वो था चोर, डाकू, तो इसीलिए वो चुराई हुई चीज़ को वापस रखने जा रहा था। तो बाबा भारती तो सो रहे थे, इसीलिए वो रात्रि का जो वर्णन किया है अलंकारिकता के साथ, कि वहाँ पर डाकू खड़क सिंह कैसे अस्तबल में जाता था, और फाटक किसी वियोगी की तरह, क्योंकि वहाँ से घोड़ा जा चुका था और घोड़ा और बाबा भारती दोनों का वियोग हो गया था। तो कहा कि वियोगी की तरह बाबा भारती के रूप में वो प्रतीकात्मकता वहाँ पर बताई है